हेलो हेलो हेलो। बैठिए। हेलो हेलो। बाप रे, कैसे मार कर रहा है रे। मिल गया सबको? जिसके पास एक्स्ट्रा है दे दो, अगल बगल में बढ़ा दो। आज कितना तारीख है? 19। कितने लोग टिकट करवा लिए हैं अपना? पटने है सेंटर। पहला दिन पहला शिफ्ट किसका किसका है? वेरी गुड। दूसरा शिफ्ट पहला दिन, दूसरा और तीसरा। वेरी गुड, सब तो यही है। आप सबका पटने है। किसका पटना है पहला शिफ्ट? अब पटना है दूसरा शिफ्ट, पटना तीसरा, पटना तीसरे। आज 26 तारीख को किसका किसका है? 27, 28, 29। वेरी गुड। 30 को नहीं ना है? 25, 4, 29। आ जाओ इधर। शुरू करें। कहता दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक। हम बताए थे दोस्त मेरे, कल भी बताए थे, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रेशर का मान क्या होगा? घटेगा। अब प्रेशर का मान घटेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? घटेगा। अब वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही न बताए थे। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। अब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इसी का दोस्त मेरे, हम आपको क्वथनांक भी घटेगा, एगो चीज और ध्यान रखो, गलनांक भी घटेगा। गलनांक भी क्या होगा? घटेगा। इसी का एग्जांपल है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो जल्दी पिघलेगा कि लेट से पिघलेगा? हाँ, जल्दी पिघलेगा। बर्फ नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? पक्का ना? नीचे से पिघलता। आंसर बताओ। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दाब घटने पर क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। अब वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और गलनांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हम बताए थे यहाँ 100 पर खोलेगा तो ऊपर जाके कितना पर खोलेगा? 100 पर। अब बताओ, दाब के बढ़ने घटने पर रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पर कोई असर पड़ता है? दूगो चीज पर कोई असर नहीं पड़ता है। दाब के घटने बढ़ने से रासायनिक अभिक्रिया की दर और ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लो एक लाइन। दाब के घटने बढ़ने से, दाब के घटने बढ़ने से रासायनिक अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर और ध्वनि के वेग पर रासायनिक अभिक्रिया की दर और ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसके किस पे ऊपर? रासायनिक अभिक्रिया के दर पर और किस पर? ध्वनि के वेग पर। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताओ, ठोस का दाब और द्रव का दाब अलग अलग होता है। दाब जो होता है वो ठोस का दाब कितना? ठोस का दाब होता है
बल बटा क्या क्षेत्रफल। द्रव या गैस अगर हम बात करें, द्रव या गैस का दाब होता है रो जी एच। रो क्या है घनत्व, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है गहराई। एच क्या है गहराई। बताओ क्षेत्रफल घटेगा दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब का मान क्या होगा, घटेगा। गहराई बढ़ेगा दाब का मान बढ़ेगा, गहराई घटेगा दाब का मान घटेगा। क्लियर है। द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, करता है कि नहीं करता। अब बांध को मोटा बनाया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दाब गहराई बढ़ेगा दाब का मान बढ़ेगा। यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा कम। यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ मोटा बनाएंगे कि पतला। तो कहेगा आप बांध को नीचे जाकर मोटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि नीचे जाने पर दाब अधिक होगा, इसलिए मोटा बनाते हैं कि वो दाब को क्या करे, सह सके। सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें तो 4-5 को बात है जो तुमको पूछता है, एकदम याद रखना। एगो तो विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, H बराबर क्या होता है ms थीटा। विशिष्ट उष्माधारिता को किससे नोट करते हैं, S से। तो S का मान जो है वो जल के लिए कितना होता है, जल के लिए होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। सबसे अधिक किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। और उसके बाद किसका होता है, जल का। और जल के बाद बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता कितनी, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। एक न 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। क्यू बराबर होता है ml। गुप्त उष्मा का नाम सुने हो, गुप्त उष्मा बोले तो L, गुप्त उष्मा बोले तो L। L का मान होता है बर्फ के लिए, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी, अरे बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी, 80 कैलोरी पर ग्राम। भाप के वाष्पन की गुप्त, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम। विशिष्ट उष्माधारिता का सही मात्रक सबको पता है, जूल पर केजी पर केल्विन। और गुप्त उष्मा का सही मात्रक क्या होता है, क्यू बराबर एम एल ना, एल बराबर क्यू बट्टा एम। क्यू बोले तो जूल, बट्टा एम बोले तो केजी। गुप्त उष्मा का सही मात्रक क्या होता है, जूल बट्टा केजी। ये डेटा एकदम याद रखिएगा। विशिष्ट उष्माधारिता जल की कितनी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। या बर्फ की कितनी, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। गुप्त उष्मा बर्फ की कितनी, 80 कैलोरी पर ग्राम। और जल की कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम। जल की कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम। ये बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा है कि वाष्पन की, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी, 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा, 536 कैलोरी पर ग्राम। जिसका भी नाम वाम में गड़बड़ी है, अब जैसे पापा की जगह मम्मी का नाम चल गया, अपने जगह पापा का नाम चल गया है, ऐसा कुछ अगर हुआ है तो अब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, एगो मेल की कर दीजिए। मेल करके एगो एफिडेविट बनवा लीजिए, बनवा के साथ में ले जाइए। मन किया तो एग्जाम देने देगा, नहीं मन किया तो एग्जाम नहीं देने देगा। ठीक है। उचला वो अधिकारी सब भी कहता है कि जिस टाइम हम फॉर्म भरवाते हैं ना तो सर 30% बच्चा वहीं छांट देते हैं, क्योंकि जगह फॉर्म में भरने नहीं आया वो क्या ट्रेन चलाएगा। अब फॉर्म भरने में गलती कर सकता है, चलाने में भी गलती कर देगा वो। ये जो 3 स्टेप रख ले वो पागल है। टेक्नीशियन में देखो खाली एक ही एग्जाम में दे दिया नौकरी, क्या टेक्नीशियनों में एलपीओ में एक एग्जाम रखता है, वो 2 एग्जाम किया है, वो पीटी लेंगे, आधा पागल वहां छांटेंगे, कुछ पागल को मेंस में छांटेंगे,
और जब बच जाएगा और साइको में छांटेंगे, ट्रेन ऐसे दे देगा तोरा हाथ में, लो आ हुगली नदी में हुड़का दो। अब देखो, अच्छा चाहता ग्रुप डी में कई गो एग्जाम, एगो है ना, स्टेशन मास्टर में 2 गो, काहे बुझिए रहा है, स्टेशन को चलाना है तो 2 गो परीक्षा लेगा। आ जाओ इधर, जे वैसा पोस्ट जकरा में अब टेक्नीशियन है, एगो नट कमो लगाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर है एगो पटरी से दोसर पे खाली तनिया हिल जाएगा ना। यदि किसी स्थान के तापमान को सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा, क्या होगा रे, तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता का जो मान है, अपेक्षित आर्द्रता का जो मान है, अपेक्षित आर्द्रता का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, मात्रकहीन, और क्या है ये, बीमाहीन। और अपेक्षित आर्द्रता को किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं। और अपेक्षित आर्द्रता किसके सिद्धांत पर, हाइग्रोमीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। एगो चीज ध्यान रखिएगा, आर्द्रता बढ़ेगा ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। लोहे में जंग लगेगा तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर दे देगा बढ़ेगा फिर घटेगा तो क्या मारिएगा, पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। इसका आंसर बताइए। वस्तु का ताप सूचित करता है, संपर्क करने की पर उष्मा निम्न से उच्च में जाएगा कि उच्च से निम्न में जाएगा, क्या होगा, इस वस्तु में अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगा कि अपेक्षाकृत कम ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगा। देखो 3 गो नियम था उष्मा गतिकी का, 3 नियम, कौन कौन नियम, एगो शून्यवान नियम, एगो प्रथम नियम, एगो कौन नियम, द्वितीय नियम। तीनों नियम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो शून्यवान नियम कहता है कि ए का ताप अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप किसके बराबर, सी के ताप के बराबर। आप प्रथम नियम कहता है किसी वस्तु को अगर Q उष्मा दी गई, उससे वो 2 काम करेगा, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, बाह्य कार्य करेगा, बोलन रे। द्वितीय नियम कहता है किसी भी मशीन की दक्षता 100% से, मशीन की दक्षता 100% से कम होती है कि ज्यादा। ऊष्मा का प्रवाह जब भी होगा, ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की, निम्न से उच्च, उच्च से किधर की ओर, निम्न की। और यह किस संरक्षण के सिद्धांत पर है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, ऊष्मा गति का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है, ताप के बारे में बताता है। और ये किसके बारे में बताता है, ऊष्मा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, किसी भी मशीन की दक्षता 100% की 100% से कम, 100% से कम, ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप किसके बराबर, सी के ताप के बराबर। ये ऊष्मा गति का कैवा नियम है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका एग्जाम सेंटर नहीं दिखा रहा है, ऐसा भी कोई है क्या, सबका दिखा ही रहा है, एक आध को करने दिखा रहा है, तुम लोग का दिखाएगा 29 के बाद। कुछ कर दिया होगा, फोटो अपडेट मांगा होगा, नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करवे किया होगा। आ जाओ इधर, ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप किसके बराबर, सी के ताप के बराबर। ताप के बारे में बताता है कौन, शून्यवान नियम। दी गई उष्मा से वो 2 काम करता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और बाह्य कार्य करता है, ये उष्मा के बारे में बताता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी मशीन की दक्षता 100% से कम होगी और उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न में होगा कि निम्न से उच्च में होगा,
उच्च से निम्न में होगा, निम्न से उच्च में उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, रुक जा। ई एकरा में चल जाएगा, ई एकरा में जाएगा, ई एकरा में जाएगा, उल्टा हो गया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसमें होगा, बोलो कैसे। दी गई उष्मा से ना ये दो काम कर रहा है। अगर ये 10 दिए तो 2 + 8 किया, एक तो अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दिया, दूसरा बाह्य कार्य किया, उल्टा हो गया। इसको इंटरचेंज का एरो दे दो ना खाली। हाँ, ना ना ना, उस द्वितीय नियम उष्मा के बारे में ये दोनों बताता है, पहला भी, प्रथम भी और द्वितीय भी। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा कौन नियम, प्रथम नियम। पढ़े, देखो उष्मा के बारे में प्रथम भी बताता है और द्वितीय भी बताता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कौन बताता है, कौन, प्रथम। बताओ, वस्तु का ताप सूचित करता है। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, ताप जो है वो तारों का रंग से भी सूचित होता है, तारों के रंग के द्वारा। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कौन नियम ऊर्जा संरक्षण, कहता है किसी वस्तु का अगर तारों का जो ताप होगा वो उसके किसके सूचक होगा, रंग का। किसका सूचक होगा, रंग से ही तारों का ताप का पता लगाया जाता है। तारों का ताप उसके रंग से पता चलता है, अर्थात उसका जो रंग है वो किसका सूचक है, ताप का। उसका जो रंग है वो किसका सूचक है, ताप का। तारों का रंग उसके, जैसे तुमको अगर नीला रंग दिखाई दिया समझ लो ज्यादा तापमान में है, अगर तुमको लाल रंग दिखाई दिया समझ लो कम तापमान में है। इसका मतलब उसके रंग से उसके ताप का पता चलता है, बोलवे नहीं करेगा। बताओ ताप किसका ज्यादा, नीला की लाल, नीला का ताप ज्यादा और लाल का ताप कौन, किसका ताप ज्यादा, नीला का ताप ज्यादा और लाल का कौन। तो नीले का ताप ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं तारों का रंग। अच्छा बताओ, तारा का ताप वहां जाके नाप पाएगा, नाप पाएगा। तो अगर तुमको नीले रंग का दिख रहा है इसका मतलब समझ लो उसका ज्यादा ताप है, अगर लाल रंग का दिख रहा है उसका समझो कम ताप है। तो नीला रंग का ताप ज्यादा होता है, लाल रंग का ताप कम होता है। तो इसका मतलब उसका रंग देख के हम उसके ताप का पता चलता है, तो इसका मतलब उसका रंग जो है उसके तापमान का सूचक है। बोलन रे, ये इतना झोल झाल छोड़ो, सीधा मारना, तारों का रंग उसके ताप का सूचक, तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। आपको कह देगा, बताइए कि कहीं पर अगर कार्बन जम गया है, कार्बन जम गया तो कौन सा रंग का प्रकाश देगा, लाल। कुछ नहीं जमा, एकदम फ्रेश है, नीला। जैसे गैस सिलेंडर खरीदते हैं तुरंत आग लगाते हैं तो कौन रंग देता है, नीला। अब कुछ दिनों के बाद लाल और पीला देने लगता है, पीला का भी तापमान क्या होता है, कम। आंसर बताओ इसका। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में क्या होगा, प्रवाहित होगा। उच्च से निम्न होगा तो निम्न में न प्रवाहित होगा। गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखता है, देखो चला, ये एकदम एक ध्यान में रख लो। हम बार बार कहते हैं कभी कभी चमकेगा, कभी कभी चमकेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। कभी कभी चमकेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। कभी कभी चमकेगा, क्या होगा, प्रकीर्णन। कभी कभी चमकेगा, प्रकीर्णन। कभी कभी चमकेगा, मारेंगे चला, कभी कभी चमकेगा, व्यतिकरण। दालों में हो, भातों में हो, कभी कभी चमकेगा, क्या होगा, व्यतिकरण। एक एग्जाम्पल क्या है, साबुन का बुलबुला, रोड पर तेल का चमकना, ये सब कभी कभी चमकता है कि हमेशा चमकता है। और अगर कहेगा खास रंग का दिखना, खास रंग का दिखना, ये क्या है दोस्त मेरे, प्रकीर्णन ना। खास रंग का दिखना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। एक एग्जाम्पल बता क्या होगा, किसी खास रंग का दिखना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। एक एग्जाम्पल बताओ, आकाश पानी कैसा दिखता है, नीला। सूर्य कैसा दिखता है, अरे सूर्य कैसा दिखता है, लाल। देखो खास रंग का दिखना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन। कंफ्यूज नहीं करना, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या होना, क्षय।
प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय। तो खास रंग का दिखना क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन। खास रंग का दिखना क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन। खास रंग का दिखना प्रकीर्णन। कभी कभी चमकना व्यतिकरण। जैसे साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना क्या कहलाएगा? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना व्यतिकरण। और आकाश का नीला रंग, पानी का नीला रंग, सूर्य का लाल रंग, कौन कौन? प्रकीर्णन। खास रंग का दिखेगा प्रकीर्णन। ऊपर उठा हुआ दिखाएगा अपवर्तन। जैसे पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन। तू ना तो तौर पड़ोसिया के सिर में रहेगा, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, अपवर्तन। देखो 4 गो क्वेश्चन में एगो देखना केकरो से केकरो में लड़बे करेगा। एगो तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिके का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण। बोलन रे। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलन रे। अगर 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 आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? गहरे समुद्र के जल में नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सही है। अब दोस्त मेरे हम इसका एग्जाम्पल को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, बढ़िया से देख लो सब का एग्जाम्पल। घटना तो तुमको पता है, परावर्तन बोले तो किसी सतह से टकरा कर वापस आना, यही ना परावर्तन है। किसी को देख पाना, किसी को देख पाना क्या कहलाता है? परावर्तन। एक में कोई झोल नहीं है। एक बाद का क्वेश्चन परावर्तन। पेरिस्कोप। ये जो स्लाइड हम लिख रहे हैं एक से एक क्वेश्चन रहने की आवश्यकता है, एकदम रहनी चाहिए। नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई ऊपर इच्छा है, में अपनी इच्छा ना घुसेड़े। कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप किसके सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन। अब है दोस्त मेरे अपवर्तन। अपवर्तन में जितना ऊपर उठा हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम की, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में ना मारेंगे चोटा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम ऊपर उठा हुआ, जैसे सिक्का, मछली, लकड़ी, लकड़ी, पानी में, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। तारा का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। सूर्य का बड़ा दिखना, सूर्य का बड़ा दिखना किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। सूर्य का बड़ा दिखना, सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन। उसके बाद आ जाओ व्यतिकरण। क्या बोले तो? व्यतिकरण। व्यतिकरण बोले तो कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना ना। इसका एग्जाम्पल है साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना, रोड पर तेल, रोड पर क्या? तेल। उसके बाद आ जाओ प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बोले तो किसी खास रंग का दिखना, अभी तुरंत न बताए रहे। आसमान और पानी का नीला रंग, आसमान और पानी कैसा रंग? नीला रंग। और सूर्य कैसा? अरे सूर्य कैसा? लाल। सूर्य कैसा? लाल रंग का दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद आ जाओ व्यतिकरण हो गया, प्रकीर्णन हो गया। ध्रुवन, ध्रुवन का नाम सुने हो? ध्रुवन के बारे में बोलेगा 3D मूवी। 3D मूवी किस घटना पर आधारित है? ध्रुवन। 3D मूवी किस पर आधारित है? ध्रुवन। उसके बाद आ जाओ वाहनों में पोलरॉइड। पोलरॉइड किस घटना पर आधारित है? ध्रुवन पर। और क्या? और क्या? पोलरॉइड हो गया। 3D मूवी। होलोग्राम, होलोग्राम, ये सब किस घटना पर आधारित है? ध्रुवन पर। कभी कभी चमकेगा, क्या कहलाएगा? व्यतिकरण। ध्रुवन की घटना ध्वनि के साथ होती है कि नहीं होती है? प्रकाश के साथ, प्रकाश के साथ क्या होती है? होती कि नहीं होती? ध्वनि के साथ नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ होती है। इतना एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है। कभी कभी चमकना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। अब प्रकाश का क्षय हो जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। आसमान और पानी का रंग नीला दिखना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। सूर्य का लाल दिखना क्या कहता है? प्रकीर्णन। सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन, और सूर्य का लाल दिखना प्रकीर्णन। सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन, और सूर्य का लाल दिखना
बोलो रे, प्रकीर्णन। सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन, और सूर्य का लाल दिखना प्रकीर्णन। खाली चला हड़बड़ाना नहीं, स्थिर से क्वेश्चन जितना बनेगा उतने बना के आना तो रिजल्ट हो जाए। खाली 65 70 मारने के फेर में नहीं रहना, एकदम आसानी जाना बनाना चलाना, आराम से तैयारी में फिर आगे लग जाना तो रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा नाम रहेगा। और साफे 15 को मार के नहीं चलाना का नाम तो सर आप बोले थे आराम से मार के आने के लिए, और आप बनवे नहीं किया, हम छोड़ दिए। अगर तुम्हारा स्कोर 40 पार कर गया तो रिस्क नहीं लेना है। अगर तुरा लगे कि हम 20 माइनस में हैं, 75 मार देना है चाहिए होते होते। जय माता दी। आप सोचो ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी में निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, और 8 नंबर कट ऑफ गया था लड़कियों का 100 में। खाली ए मार के चल आएगा नहीं हो जाते नौकरी। अरे 8 को 100 में सही नहीं होगा, 4 को ऑप्शन है, 8 को सही नहीं होगा। आ जाओ इधर, इधर इधर आओ ना इधर। व्यतिकरण साबुन का अभी एगो चला आया है, सीटीआई जो किया हुआ था, इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया था, उसमें लड़की लोग जितना लोग अपीयर की है ना सबको लिख दिया ये सादर आमंत्रित। मतलब जे लोग अप्लाई किए सब आगे ज्वाइन कीजिए कृपया। मतलब जितना सीट है वो कर अधो गया आधा एप्लीकेशन नहीं। आ जाओ इधर, लेकिन तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होना है। व्यतिकरण बोले तो साबुन का बुलबुला, रोड पर तेल, ये क्या है व्यतिकरण। आसमान, आसमान में नीला और पानी का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, क्या कहलाएगा प्रकीर्णन। और सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन, सूर्य का बड़ा दिखना अपवर्तन। क्लियर है ना। अब बताओ गहरे समुद्र में जल नीला दिखाई देता है, क्या मारोगे। प्रकाश का प्रकीर्णन ना। इधर आओ भाई, बादलों का रंग सफेद, हम बोले किसी खास रंग का दिखाई देगा, क्या कहलाएगा। एक ही भी किसी, अरे किसी खास रंग का दिखाई देगा, क्या कहलाएगा प्रकीर्णन। कभी कभी दिखाई देगा व्यतिकरण, कभी कभी दिखाई देगा व्यतिकरण। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देगा, ओपैक मतलब पैक, आर पार दिखाई नहीं देगा। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, मलमल का कपड़ा या सूती कपड़ा अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसलूसेंट, क्या कहते हैं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं। देखो इसमें ध्यान रखना, एक होता है प्रदीप्त, प्रदीप्त जिसका खुद का रोशनी हो, खुद का क्या हो रोशनी हो। एग्जाम्पल लेकर क्या होगा, सूर्य, जुगनू। एक होता है अप्रदीप्त जिसका खुद का रोशनी, बल्ब भी इसी में आएगा रे। कथन निष्कर्ष वाला भी सवाल पूछेगा, इसलिए ध्यान से आराम से बनाना, कॉन्सेप्ट लगाओगे बन जाएगा। अभी हम नहीं करवा रहे हैं तो इन्हें कहना कि सर आप तो करवे में नहीं किए, वही पूछ दिया। पिछले 1 साल से खाली कथन निष्कर्ष चल रहा था, बोलो ने एको को ऐसा कथन निष्कर्ष बचले नहीं जो हम नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन रहेगा तो वहां से उठ के आना, कहना कि सर हाँ आप तो 1 लाइन वाला पढ़ाए थे, 1 लाइन वाला 7 दिन से पढ़ा रहे हैं। एकदम ये बात याद रखना, ये 1 लाइन वाला हम 7 दिन से पढ़ा रहे हैं। इससे पहले का क्वेश्चन जो ड्राइवर टेस्ट में आता था कैसा आता था, आज से 20 दिन पहले का क्वेश्चन याद करो एक बार। 25 नंबर 30 नंबर लाते लाते बच्चा परेशान रहता था, क्योंकि 3-3 लाइन का एक क्वेश्चन रहता था। इन्हें कहना कि सर आप पढ़ाए 1 लाइन, वहां था 5 लाइन, हम तो जितना मैक्सिमम लाइन के अवेलेबल है सब पढ़ा दिए हैं। ये तो अभी लास्ट टाइम हम पढ़ा नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, हम क्वेश्चन की सहायता से रिवीजन करवा रहे हैं। कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त जिसका खुद का रोशनी हो कि ना हो, खुद का रोशनी ना हो। एक एग्जांपल बता, चंद्रमा न चंद्रमा, चंद्रमा क्यों होता है चंद्रमा, बोलो रे चंद्रमा ना। देखो एक ज्यादा थोड़ा पूछेगा, एगो प्रदीप्त और एक पूछेगा स्फुरदीप्त। प्रदीप्त होता है कि प्रकाश रहेगा तो चमकेगा,
प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। आई प्रकाश रहेगा, प्रकाश रहेगा तो अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा? चमकेगा। ये कहते हैं प्रकाश रहेगा तो चमकेगा और नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। रुक जा, इसको याद नहीं करना ना तो उल्टा हो जाए तो एग्जाम में कथन निष्कर्ष में पूछ देगा, मामला गड़बड़ाएगा। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। प्रदीप्त वस्तु, प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। जैसे रोड पर लगा हुआ रेडियम, रोड पर जो लगा हुआ रेडियम है, आई हो गया घड़ी। घड़ी में देखना जब प्रकाश नहीं रहता तब ना चमकता है। तो दोस्त मेरे याद रखना, प्रो फॉर प्रकाश होता है, एकराम प्रो है, एकराम प्रो है, स्फुरदीप्त है, तो एकराम प्रो न है, प्रो फॉर प्रकाश होता है। यानी प्रो रहेगा तो चमकेगा, प्रो नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। स्फुरदीप्त में प्रो रहेगा तो अवशोषित करेगा, नहीं रहेगा तो चमकेगा। एकरा में प्रो न है, तो प्रो नहीं रहेगा यानी प्रकाश नहीं रहेगा तब ये चमकेगा। ये प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। समझा कि नहीं समझा? गाड़ी पर लगा, रोड पर लगा जो रेडियम होता है, प्रकाश देते हैं तो चमकता है, नहीं देते हैं तो नहीं चमकता। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जिसमें प्रकाश दे तो चमके, ना दे तो ना चमके। अस्फुरदीप्त, जिसमें प्रकाश दे तो अवशोषित करें और ना दे तब चमके। लिख, लिखना क्या है, यादें हो गया होगा तुरा। प्रो, प्रो रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। हो गया। अब प्रदीप्त वस्तु जिसका खुद का प्रकाश हो कि खुद का प्रकाश ना हो, याद रहेगा नहीं? रोड पर लगा रेडियम प्रदीप्त है क्या अप्रदीप्त है? आवर्धक का मतलब होता है जो बड़ा प्रतिबिंब बना है। आवर्धक का मतलब, शीशा मतलब क्या? लेंस की दर्पण, लेंस। दर्पण अच्छा, शीशा मतलब क्या? हाँ, शीशा मतलब होता है दर्पण। कांच मतलब, कांच मतलब होता है लेंस। अरे छोटा, शीशा में मुंह नहीं देखता है, कांच में मुंह देखता है। कांच के बर्तन में पानी पीते हैं, कांच उसे कहते हैं जो आर पार दिखे। जैसे लेंस आर पार दिखता है, और शीशा उसे कहते हैं जो आर पार ना दिखे। कभी कोई जाके बोलता है हम कांच में मुंह देख के आए हैं, केकरा मुंह देखता है? शीशा में। तो शीशा मुंह देखते हैं तो उसका आर पार दिखता नहीं है, इसका मतलब हो गया दर्पण। अच्छा बताओ, दर्पण में परावर्तन की अपवर्तन? क्योंकि सतह से टकरा कर वापस आ जाएगा। और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। अब बताओ, आवर्धक शीशा कौन शीशा है? शीशा है मतलब दर्पण होगा, आवर्धक का मतलब जो बड़ा प्रतिबिंब बना है। बताओ आंसर। हाँ, जो काम अवतल दर्पण में करते हैं वही काम किस में करते हैं? उत्तल लेंस। जो काम उत्तल दर्पण में करते हैं वो काम अवतल लेंस में करते हैं। ठीक है, बताओ तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हाँ, निगेटिव। अब वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? निगेटिव। पक्का ना? हम बोले ओ लगा हुआ होगा अवतल दर्पण या अवतल लेंस, फोकस दूरी निगेटिव और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? निगेटिव। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, फोकस दूरी भी निगेटिव पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? पॉजिटिव। और लगा हुआ होगा, फोकस दूरी निगेटिव। ओ कहते हैं दोस्त मेरे, एक साधारण आवर्धक ग्लास है, एक ग्लास हो गया, ग्लास हो गया तो लेंस हुआ कि दर्पण? क्या हुआ? लेंस। और आवर्धक मतलब बड़ा प्रतिबिंब की छोटा,
तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो कहते हैं छोटी फोकल लंबाई का कौन लेंस? उत्तल। अरे अवतल लेंस नहीं है ना होगा, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। अरे काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तब उच्च ने छोटी फोकस लंबाई का कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बड़ा छोटा बराबर तीनों बनता है। समतल दर्पण में वास्तविक की काल्पनिक? अरे चुट्टा, समतल दर्पण में काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा, यही ना। अब दोस्त मेरे कहता है वो विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष बोले तो मायोपिया। देखो चला एकदम याद रखना, मायोपिया बोले तो कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। एक उपचार में कौन लेंस? कौन लेंस रे? एक होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया एकरा कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ये सब क्वेश्चन चला हम कभी नहीं पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा इस क्वेश्चन की मदद से हम चीजों को, छोटे छोटे चीजों को रिवाइज कर सकें। दूर दृष्टि दोष, इसमें कौन लेंस? उत्तल लेंस। उसके बाद है प्रिस बायोपिया। कौन बायोपिया? प्रिस बायोपिया बोले तो जरा दृष्टि दोष। प्रिस बायोपिया बोले तो जरा दृष्टि दोष। इसमें कौन लेंस? अवतल भी उत्तल भी ना। उसके बाद आता है कैट्रैक्ट। कैट्रैक्ट बोले तो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। मोतियाबिंद का क्या करवाते हैं? ऑपरेशन ना। अरे मोतियाबिंद का क्या होता है रे? ऑपरेशन। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बोले तो अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसका उपचार कौन लेंस? कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार है? शंकु कोशिका और एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। ये देखो थोड़ा थोड़ा के लिए याद रखना दोस्त मेरे, ये जो अवतल दर्पण लेंस है, अवतल लेंस जो है, ये अवतल लेंस को अभिसारी लेंस की अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ये पता है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। इचला अभिसारी अपसारी क्लियर है ना? और नहीं है तो हम बता देते हैं। देखो मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया छोटा वर्ड है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा दूर के लिए, और मायोपिया हो जाएगा नजदीक के लिए। मायोपिया नजदीक, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता? दूर का। और दूर दृष्टि दोष में निकट का। बोलेंगे निकट दृष्टि दोष में जो दूर से किरणें आती है वो पहले दम तोड़ती है कि बाद में? ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, और दूर दृष्टि दोष में आओगे तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यही ना बात है? बोलेंगे रेटिना को फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, जिस पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। देखो ये बात ध्यान रखना, समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। लेकिन आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। आ जाओ इधर। एक का समतल दर्पण, कौन दर्पण? एकदम चला। समतल दर्पण में बताओ, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर v मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो कितना मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा? 2v मीटर पर सेकंड से। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो 10 पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर पूरी लंबाई देखनी है तो अपनी लंबाई का आधा। बोलेंगे और अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। और प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होती है? विषम।
और दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाएं तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/0 बराबर कितना होता है? अनंत। जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक, अनंत प्रतिबिंबों में कईवां प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट? दूसरा। प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होती है? विषम। अगर विषम होती है 360/θ होता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो 9 चौका 36, 4 में से 1 बराबर कितना? 3। 4 में से 1 बराबर कितना? 3। प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होगी? विषम। आज दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत। क्योंकि 360/0 थीटा की जगह लेंगे, समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। अनंत। अनंत में कैवा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है? दूसरा। कैवा कैवा दूसरा। और समतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखना हो काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा, जबकि लेंस द्वारा जो आंख पर बनता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। अगर सब कुछ गड़बड़े होता है, वास्तविको होता है, उल्टा भी होता है और छोटा भी। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? बता क्या है? आभासी, सीधा, समान आकार, पार्श्व। यही हो जाएगा। अगला अगला अगला। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? धातु कितना बार बोले हैं? अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस ना। कौन धातु नहीं करेगा? कॉपर। कौन अम्ल नहीं करेगा? HNO3 करेगा। आंसर बता दो क्या बनेगा? ये लवण और हाइड्रोजन ना होगा रे। लवण और क्या होगा? हाइड्रोजन। पढ़े? आई तो पता होगा अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा लवण और जल। उष्मा क्षेपी की शोषी, ये तो पता है ना। पानी में अम्ल के अम्ल में पानी, पानी में अम्ल। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनु अम्ल में पानी कि पानी में अम्ल? पानी में क्या? सांद्र अम्ल की तनु अम्ल। एगो चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, एक्वारेशिया जो बनता है सांद्र सांद्र HNO3, दोनों कैसा लेंगे? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl 1:3। एकरा में गोल्ड और प्लेटिनम क्या होता है? घुल जाता है। याद ना रहे तो याद रखना, जकरा में 3 होगा वो 1 लेंगे, जकरा में 1 है वो क्या लेंगे? 3। और H2 और O2 का जो रिएक्शन है NCERT में दिया हुआ है, H2 गैस है कि द्रव है? O2 क्या है? गैस है। जो बना देगा वो क्या है? H2O। H2O क्या है? लिक्विड। H2O क्या है? लिक्विड। यही दुए को रिएक्शन पूरा NCERT में दिल है। उल्टा क्या देखना? 6 to 10। बढ़े? अरे बढ़े। आज 19 है ना रे। हम कहां कुछ बोल रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि बाबू रे आज 19 है। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2-4-5 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो एकदम साफे किताब छोड़ देना है। जकर 25 को एग्जाम में 24 को आराम से चल जाना कहीं घूमने का। कहां जाएगा? तो ट्रेन पर रहेगा। सबके सेंटर दिया है ना से होने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने हो? MgOH हॉल 2। बोलो रे, ये एंटा एसिड है क्या? ये प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है? दुर्बल क्षार है। ये हमेशा एंटा एसिड है। और ये क्या है दोस्त मेरे? दुर्बल क्षार। इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड का एक और एग्जांपल है NaHCO3। बताओ आंसर क्या हो जाएगा?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दुर्बल क्षार। आए मधुमक्खी जब डंक मारेगा तब किसका उपयोग करेंगे? मधुमक्खी के डंक में किसका उपयोग करेंगे? NaHCO3। किसका उपयोग करेंगे? NaHCO3। एक और है, फ्री फायर खेलेंगे 24 को। एक दिन पहले चला, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाना। एंटासिड NaHCO3 मधुमक्खी के डंक में। और ये कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। कैसा क्षार है रे? बताइए क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? एक्स के बताओ, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर धातु होगा 1 2 3, अधातु होगा 4 5 6 7, एक्चुअल में 5 6 7, 5 6 7। अक्रिय गैस होगा कितना? 8। हेलोजन होगा, हेलोजन होगा, हेलोजन होगा दोस्त मेरे कितना? 7। बाह्यतम कक्षा में ना क्वेश्चन कर रहा है, देखो एक्स के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2। तो 2 है तो एक्स क्या है? अरे एक्स क्या है? धातु। अब बच गया वाई। 2 8 7, ये क्या है? 7 है तो धातु और हेलोजन है, और धातु भी है और क्या है? हेलोजन भी है। और एकरा बाह्यतम कक्षा में कितना है? जेड है ना रे। जेड के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2 8 2। क्या है ये? धातु ना, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा धातु। आंसर बता क्या होगा? वाई और धातु है और जेड धातु है। टाइपिंग एरर है। वाई और धातु है और जेड क्या है? धातु। अक्रिय गैस की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन, अक्रिय गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। संयोजकता 0। आयनन विभव महत्तम की न्यूनतम? हाँ, महत्तम कहते हैं दोस्त मेरे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 रखे जाते हैं। कितना से कितना रखे जाते हैं? तो रखे जाते हैं। बताओ पहले आवर्त में कितने तत्व? 2। दूसरे में कितना? 8। तीसरे में कितना? 8। चौथा में, पांचवा में 18, छठा में और सातवां में 32 के साथ अधूरा ना। अब बताओ पहले आवर्त में कितना? 2। तो परमाणु संख्या 1 और 2 एकरे में रहेगा, और दूसरे आवर्त में 3 से लेकर 8 को ना रहेगा। तो 3 से लेकर कितना तक? 10। नियोन 10 लास्ट होगा न रे। एकरा में बताओ 11 से लेकर 18, एकरा में फिर 19 से लेकर 36 तक। बोलो रे। अरे 8 को तत्व है तो 3 से 7 जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों जोड़ेंगे। बोलवे नहीं करेगा। तब कह रहा है 11 से 18। 11 से 18 केकरा में होगा? तीसरा में ना। आंसर ऐसे भी चला, ये पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो एकर कितना था? 2। एकर 10, एकर 18। ये 18 वाला केकरा में होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में ना होगा। बोलवे नहीं करेगा। जैसे तुमको निकालने का दिल करता है वैसे निकाल लो। 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। उपधातु का पता है ना? 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10। उपधातु कहाँ है? बॉर्डर लाइन पर। उपधातु को जिगजैग लाइन भी कहते हैं। संख्या कितनी है? 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। 7 में रहेगा तो आंसर मारना 6। 7 में रहेगा तो क्या मारना? 6। बताएगा आंसर। 100 कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही है गलत है? 114 तत्वों में से 22 अधातु और अन्य धातु है। उपधातु कहाँ चल गया? तेल लेने। 22 अधातु है, बाकी अन्य धातु है, तो उपधातु क्या नहीं गया?
तेल लेने। 118 तत्वों में 22 धातु है और अन्य अधातु है, तो उपधातु कहां गया? एक 114 तत्वों में 22 अधातु है और अन्य धातु है। अन्य कह देता धातु उपधातु दोनों है। 118 में 22 धातु है, 22 धातु है, ये तो साफे इलीगल है। आप बॉक्साइड Al2O3 एक अधात्री का उदाहरण है, सही है कि गलत है? आंसर बता क्या होगा? करेक्ट, सही हो गलत तो चुनना है। एक और दो सही है, साफे गलत है। एक सही है, गलत है। दो और तीन सही है, अरे बोलन दे। दो और तीन सही है, गलत है। कथन एक और तीन सही है, एक और तीन सही है, यो गलत है। क्वेश्चन गड़बड़ है। अरे देखो न तुम, 114 तत्व है, 114 तत्व था पहले, अभी कितना है? 118। 114 में कह रहा है 22 धातु है, अन्य धातु है, तो उपधातु कहां गया? 7 गो उपधातु न है, एक और 118 में 22 गो धातु है। अरे 22 गो धातु है। आई कर बॉक्साइड Al2O3 अधात्री का एक उदाहरण है। बॉक्साइड जो Al2O3 इंटू 2H2O है, ये बॉक्साइड एक अयस्क है। अधात्री मतलब होता है गैंग, गैंग का मतलब होता है अशुद्धि। गैंग का मतलब क्या होता है? अशुद्धि। ये अशुद्धि युक्त अयस्क का एक उदाहरण है। बोलेंगे तो ये तीनों क्या है? गलत है। A, B, C तीनों गलत। एक आंसर बता। कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? हेपेटाइटिस, सिफिलिस होगा, HIV भी होगा, गनोरिया भी होगा। HIV से चला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक और HIV दोनों से खूब पूछा था क्वेश्चन, और नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तुम लोग भी बना देगा। खाली एक को पूछता है, गर्भ निरोधक सबसे ज्यादा नुकसान किससे? गर्भ निरोधक गोली से। और सबसे ज्यादा आसान क्या है? कॉन्डोम। और सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? गर्भ निरोधक गोली से। क्या नुकसान है? हार्मोनल परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? हार्मोनल परिवर्तन। हार्ट की समस्या हो जाएगी या अन्य बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अगला कहते हैं, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? विषाणु, HIV ना, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, बोलो दे, कैंसर, कार्सिनोजेनिक जीवाणु, कार्सिनोजेनिक जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु ना, बोलो दे। HIV क्या है? विषाणु। अब विषाणु जनित रोगों का कोई उपचार नहीं है, तो इसलिए HIV का भी कोई उपचार नहीं है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है, बता क्या होगा? जीवाणुओं को रोकने के लिए, गर्भावस्था से बचने, यही थकावट से निजात। ये देख के भी चला तुम क्वेश्चन का आंसर मार पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसका है?